और आज हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन। मैंने जैसा कि तुम्हें बताया कि एनसीईआरटी से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं होती है ऐसे भारी भरकम चैप्टर्स में, क्योंकि व्हाट हैपेंस इज एनसीईआरटी अगर तुम अच्छे से पढ़ लोगे तो तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब एवोल्यूशन को एनसीईआरटी से पढ़ना विदाउट टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले लाइन बाय लाइन चलेंगे। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है? एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ठीक है, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। ठीक है, तो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है, हो सकता है कोई तुमसे पूछ ले। पहली लाइन में लिखा है कि स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, उसको कहते हैं एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ठीक है, तो अगर तुम हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स को स्टडी करोगे तो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी हो गया। उसके अलावा ओरिजिन ऑफ लाइफ से पहले पूरा जो ये तुम्हें दे रखा है, पूरा जो पैराग्राफ दे रखा है उसमें एज सच कुछ नहीं लिखा है जो तुम्हें नहीं आता होगा। और नीचे चलोगे तो ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में पैराग्राफ दिया है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अब ओरिजिन ऑफ लाइफ का जो पैराग्राफ है इसको ढंग से पढ़ो। When we look at stars on a clear night sky, we are in fact looking way back in time. ये बात सच भी है। अगर तुम पीछे देखते हो तो स्टार्स को देखते हो तो तुम्हें दिखेगा स्टार्स जो लाइट एमिट कर रहे हैं, जो तुम्हें अभी दिख रही है, वो स्पार्कल जो दिख रहा है वो बिलियंस और मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो उन्होंने दिया था और अब जाके हमारे पास पहुंच रहा है। इसका मतलब ये नहीं है तुम करंटली वो स्टार की करंट लोकेशन या करंट कंडीशन को देख रहे हो, तुम बहुत पहले के स्टार को देख रहे हो। What we see today is an object whose emitted light started its journey millions of years back. ये चीज हमने डिस्कस कर ली। When we see stars, we are peeping into the past. That's it. इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो नीट में पूछे, बस इन्होंने दे रखा है। यूनिवर्स की बात करी है और अर्थ की बात करी है। ओके, यूनिवर्स इज ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड। ये बात याद रखना क्योंकि नीट में ये लोग पूछ सकते हैं। यूनिवर्स की एज क्या है? ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स। ठीक है, ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज कॉम्प्रोमाइज द यूनिवर्स। समझ गए, एक यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज है। गैलेक्सीज कंटेन स्टार्स, क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैस। गैलेक्सीज में क्या है? स्टार्स है, क्लाउड्स है, डस्ट और गैस के। कंसिडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स, अर्थ इज इंडीड अ स्पेक। यूनिवर्स इतना बड़ा है कि अर्थ को एक स्पेक की तरह हम ले सकते हैं। बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि यूनिवर्स कैसे स्टार्ट हुआ वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। अब तुमने देखा होगा रिसेंट स्टडीज ये बोलती हैं कि बिग बैंग थ्योरी के ऊपर जब और रिसर्च करी तो असल में बिग बैंग थ्योरी यूनिवर्स का स्टार्ट नहीं है, पिछले यूनिवर्स का एंड है। लेकिन ये लोग अभी एनसीईआरटी में इन्होंने ये सब नहीं इनकॉर्पोरेट किया है, तो पेपर में ये सब मत लिख के आना, लेकिन सच्चाई यही है। ठीक है, यूनिवर्स एक्सपैंडेड एंड हेंस टेम्परेचर केम डाउन। तो क्या हुआ? यूनिवर्स एक्सपैंड किया और उसकी वजह से टेम्परेचर नीचे आने लगा। हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म्ड समटाइम्स लेटर। हाइड्रोजन और हीलियम की फॉर्मेशन होने लगी। तो जब कूल डाउन हुआ तो हाइड्रोजन और हीलियम फॉर्म हुआ। वो पूछ सकते हैं सबसे पहले क्या फॉर्म हुआ था, तो सबसे पहले हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म हुआ। सबसे छोटी चीजें सबसे पहले फॉर्म होने लगी। ठीक है, गैसेस कंडेंस्ड अंडर ग्रेविटेशन फॉर्म गैलेक्सीज ऑफ प्रेजेंट डे यूनिवर्स। गैसेस और ज्यादा कंडेंस होने लगी और आज की दुनिया की गैलेक्सीज को बनाने लगी। सोलर सिस्टम ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, अर्थ वॉज सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो पहले उन्होंने क्या बोला था? यूनिवर्स कब बना है। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने बोला यूनिवर्स कब बना है, तो यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर्स अगो। बी तो यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर्स अगो बना। और अगर हम गैलेक्सी अर्थ की बात करें तो अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बना। ठीक है, देयर वॉज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ। Water vapor, methane, carbon dioxide and ammonia released from molten masses covered the surface. तो क्या क्या चीजें थी तब? तो यहाँ एक चीज तो उन्होंने बोली थी, एटमॉस्फेयर नहीं था। राइट, एटमॉस्फेयर नहीं था। तो क्या क्या था? वाटर वेपर था। ठीक है, वाटर वेपर था। उसके अलावा मिथेन थी। राइट, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड अमोनिया, ये सारी चीजें थी। वाटर वेपर, मिथेन, CO2, अमोनिया। और आगे चलते हैं। ऑक्सीजन कंबाइंड विद अमोनिया एंड मीथेन टू फॉर्म वाटर। ऑक्सीजन ने अमोनिया एंड मीथेन के साथ कॉम्बिनेशन करके पानी बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऑक्सीजन कंबाइंड विद अमोनिया एंड मीथेन, ठीक है, टू फॉर्म वाटर। तो पानी कैसे बना तो तुमसे पूछ सकते हैं। तो ऑक्सीजन अमोनिया और मीथेन के साथ जुड़ेगा तभी पानी बन पाया। CO2 एंड अदर्स, बाकी चीजें भी उन्होंने बनाई थी, इसके बाद CO2 वगैरह भी बने थे। ओजोन लेयर वॉज फॉर्म्ड। ओजोन लेयर तब फॉर्म होने लगी। एज इट कूल्ड
द वाटर वेपर फेल एज रेन टू फिल डिप्रेशंस एंड फॉर्म ओशियंस। समझ गए? वाटर वेपर फिर गिरने लगा, डिप्रेशंस में फिल होने लगा, ओशियंस वगैरह बनने लगे। और आगे चलते हैं, ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स बैक, 4 बिलियन ईयर्स एगो, 4 बिलियन ईयर्स एगो ये सब होने लगा। ठीक है, सबसे पहले क्या था? सबसे पहले 20 बिलियन ईयर्स एगो था, उसके बाद क्या हुआ? 4.5 बिलियन दिया, और उसके बाद 4 बिलियन दिया। तो 4 बिलियन ईयर्स एगो ये सब ओशियंस वगैरह बनने लगे थे। डिड लाइफ कम फ्रॉम आउटर स्पेस? बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि लाइफ आउटर स्पेस से आई, मतलब अर्थ में ओरिजिनेट नहीं हुई लाइफ, उसके बाहर से ओरिजिनेट हुई, किसी और प्लैनेट से हुई। ठीक है, सम साइंटिस्ट बिलीव दैट इट केम फ्रॉम आउटसाइड, अर्थ के बाहर से लाइफ आई थी। अर्ली ग्रीक थिंकर्स थॉट यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर्स। स्पोर्स क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ, ये बात याद रखना, स्पोर्स यूनिट ऑफ लाइफ है। वर ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ। ठीक है, तो यूनिट ऑफ लाइफ यानी स्पोर्स को ट्रांसफर किया गया था और अर्थ जैसे कुछ प्लैनेट्स में भेज दिया गया था। तो ये बात याद रखनी है कि हर किसी ने ये नहीं बोला कि भाई लाइफ अर्थ के अंदर ही हुई होगी। कुछ लोग मानते थे कि लाइफ अर्थ से बाहर ओरिजिनेट हुई। ठीक है, पैनस्पर्मिया, इसको कहते हैं पैनस्पर्मिया, पैनस्पर्मिया याद रखना। पैनस्पर्मिया इज स्टिल अ फेवरेट आइडिया फॉर सम एस्ट्रोनॉमर्स। तो पैनस्पर्मिया का क्या मतलब होता है? पैनस्पर्मिया मतलब अर्थ से बाहर लाइफ ओरिजिनेट हुई और वहां से उड़ उड़ के अर्थ के अंदर आ गई। स्पोर्स यूनिट ऑफ लाइफ अर्थ में भेजे गए। ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज ऑल्सो बिलीव दैट लाइफ केम आउट ऑफ डिकेइंग एंड रॉटिंग मैटर। ठीक है, लाइफ डिकेइंग और रॉटिंग मैटर से ओरिजिनेट हुई, ये भी काफी लोग सोचते थे, लेकिन क्या ये सच है? नहीं, ये सच तो नहीं है। लुइस पैस्चर by careful experimentation demonstrated that life comes only from pre-existing life। तो पूछ सकते हैं किसने डेमोन्स्ट्रेट किया? तो लुइस पैस्चर ने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही ओरिजिनेट हो सकती है। ही शोड दैट इन प्री स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क, प्री स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क मतलब वो फ्लास्क जिनको स्टेरिलाइज किया गया है, जिनके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है जो डेड और डीके कर सके किसी चीज को। ही डिड, तो फिर life did not come from killed yeast while another flask opened to air new living organisms arose from killed yeast। तो killed organisms के ऊपर अगर कुछ और उग रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, वो अचानक से हो रहा है। वो इसलिए था क्योंकि स्टेरिलाइज नहीं था वो ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट स्टेरिलाइज नहीं था तो उसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ प्रेजेंट रहा होगा। तो लुइस पैस्चर ने बोला कि भाई स्टेरिलाइज करने के बाद ये सब नहीं हुआ। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी वॉज डिसमिस्ड वन एंड फॉर ऑल। ठीक है, However, this does not answer the first form कि फर्स्ट लाइफ कहां से आई थी। ओपेरन ऑफ रशिया एंड हैल्डेन ऑफ इंग्लैंड, ये पूछ लेते हैं लोग। ठीक है, ओपेरन कहां का था? रशिया का। और हैल्डेन कहां का था? इंग्लैंड का। ठीक है, ओपेरन कहां का था? रशिया का। हैल्डेन कहां का था? इंग्लैंड का। तो ओपेरन ऑफ रशिया एंड हैल्डेन ऑफ इंग्लैंड प्रपोज्ड that first form of life could have come from pre-existing non-living organic molecules। first form of life कहां से आई होगी? pre-existing non-living organic molecule से, that is RNA and protein से। that the formation of life was preceded by chemical evolution। पहले केमिकल हुआ फिर ऑर्गेनिक हुआ। क्या हुआ? पहले केमिकल हुआ उसके बाद ऑर्गेनिक हुआ। तो हम ये कह सकते हैं बहुत छोटी जगह से लाइफ ओरिजिनेट हुई, आरएनए प्रोटीन्स वगैरह से, एंड वो सिर्फ केमिकल था। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स किससे बने? इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से बने। तो पहले केमिकल था, उससे ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक बनने लगे। ठीक है, कंडीशंस ऑन अर्थ वाज हाई टेम्परेचर, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कंटेनिंग CH3, NH3 एटसेट्रा। तो क्या था? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, उसमें क्या क्या पाया जाता था? CH4 दे रखा है, NH3 दे रखा है। ठीक है, SL मिलर, एन अमेरिकन साइंटिस्ट। SL मिलर का नाम बहुत बार नीट में पूछा जाता है। ठीक है, SL मिलर कहाँ का था? अमेरिकन साइंटिस्ट। तो ये भी पूछ लेते हैं। ओपेरन तुम्हें पता है रशिया का, हैल्डेन तुम्हें पता है इंग्लैंड का, SL मिलर कहाँ का था? अमेरिका का। क्रिएटेड सिमिलर कंडीशंस इन लैब स्केल। ही क्रिएटेड इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज उसने किए क्लोज फ्लास्क में कंटेनिंग CH4 and H2 NH3 वाटर वेपर। तो पूछेंगे SL मिलर के एक्सपेरिमेंट में क्या क्या था क्या क्या नहीं था। तो SL मिलर के एक्सपेरिमेंट में CH4
CH4 था, H2 था, NH3 था एंड H2O था, वाटर वेपर। ये 4 चीजें थी। उसके अलावा वाटर वेपर का टेम्परेचर क्या है, 800 डिग्री सेल्सियस। ये भी वो पूछ लेते हैं। 800 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में उन्होंने ये किया था, ठीक है। CH4, H2, NH3 एंड वाटर वेपर एट द टेम्परेचर ऑफ 800 डिग्री सेल्सियस। ही ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। क्या फॉर्म होने लगी थी, अमीनो एसिड्स, AA, अमीनो एसिड फॉर्म होने लगी थी। इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स अदर्स ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ शुगर, नाइट्रोजन बेस, पिगमेंट एंड फैट्स। बहुत सारे और भी लोगों ने इसको देख के ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए, तो उन्होंने देखा नाइट्रोजनस बेसिस, पिगमेंट्स, फैट, शुगर, ये सब चीजें वहां पे होने लग गई थी, पैदा होने लग गई थी। ओके, एनालिसिस ऑफ मीटेराइट कंटेंट ऑल्सो रिवील्ड सिमिलर कंपाउंड्स इंडिकेटिंग दैट सिमिलर प्रोसेस आर अकरिंग एल्सवेयर इन द स्पेस। मतलब जब हमने मीटियोर्स को देख के उनको देखा कि भाई वहाँ क्या है, मीटियोर के अंदर क्या नहीं है, तो हमें पता चला कि भाई ये सेम चीज बाहर दूसरे प्लैनेट्स में भी हो रखी है, ठीक है। With this limited evidence, first part of conjectured story, that is chemical evolution, was more or less accepted. इसकी वजह से chemical evolution को accept कर दिया था। First non-cellular life forms could have originated 3 billion years back. तो लाइफ कब ओरिजिनेट हुई होगी, 3 बिलियन ईयर्स एगो ओरिजिनेट हुई होगी। There would have been giant molecules, RNA, प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड्स। ये सब मॉलिक्यूल्स हो सकते थे, RNA, प्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड। अब नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। यहाँ पे तुम्हें एक डायग्राम दिया है, इस डायग्राम को ढंग से देखो। बहुत बार लेबलिंग के लिए वो पूछ लेते हैं डायग्राम, ओके। बहुत बार ये डायग्राम लेबलिंग के लिए भी आ रखा है। इलेक्ट्रोड्स तुम्हें दिख रहे हैं, CH4, NH3, H2O, H2, ये 4 चीजें हैं, ठीक है। अब H2O जो था वेपर फॉर्मेट में था और टेम्परेचर क्या था, 800 डिग्री सेल्सियस। वैक्यूम पंप तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, बॉइलिंग वाटर तुम्हें विजिबल है, और तुम्हें वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ शब्द लिखा है। क्यों जरूरी है, क्योंकि नीट में पूछ लेंगे। वाटर इन वाटर आउट तुम्हें दिख गए, कंडेंसर दिख गया, वाटर ड्रॉपलेट्स दिख गई, स्पार्क डिस्चार्ज तुम्हें दिख गया। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट था। अब चलते हैं और आगे, ठीक है। ये हमने देख लिया था, जाइंट मॉलिक्यूल सबसे पहले बने होंगे, RNA, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स वगैरह। कैप्सूल्स reproduce their molecules, perhaps the first cellular form of life could have not possibly originated till about 2000 million years ago. तो पहली सेलुलर लाइफ, फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म कब ओरिजिनेट हुआ होगा, 2000 मिलियन ईयर्स एगो। इससे और पहले मुझे लगता नहीं हुआ होगा, ये बोला NCERT ने। They were probably single celled रहा होगा। All life forms were in water environment only में थे। This version of biogenesis, that is first life form of life, arose slowly through evolutionary forces from non-living molecules, is accepted by majority. तो नॉन लिविंग से लिविंग में आने वाला बायोजेनेसिस की जो थ्योरी है, ज्यादातर लोग इसे एक्सेप्ट करके बैठे हैं, ठीक है। However, once formed, how the first cellular forms of life could have evolved into complex biodiversity of today is fascinating story, will be discussed below. तो हम ये तो समझ गए कि नॉन लिविंग से लिविंग बायोजेनेसिस कैसे हुआ, लेकिन हमें ये नहीं पता कि सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर कैसे बने होंगे, तो वो हम आगे जाके एवोल्यूशन में पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स अ थ्योरी में। कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर टेल्स अस अबाउट थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर मतलब वो वाला लिटरेचर जो प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसकी सब पूजा पाठ करते हैं। क्यों रिलीजियस लिटरेचर, ठीक है। तुम्हारे धर्म का लिटरेचर क्या कह रहा है। अब ये एक बात याद रखना, मुझे नहीं पता ये कौन सा धर्म क्या धर्म कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन NCERT को हेविली इन्फ्लुएंस किया गया था फॉरेनर्स ने, तो ये बात तुम्हें दिमाग में रखनी है। स्पेशल क्रिएशन की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बोल रहे हैं ना कि कब स्पेशल क्रिएशन हुई, कैसे हुई, तो ये क्रिश्चियनिटी वाली बात है, ये बाकी ग्रंथों की बातें नहीं है, ओके। थ्योरी हैज 3 कॉनोटेशंस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट वी सी टुडे। एक तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्पीशीज और टाइप्स दैट वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज सच। पहली बात तो स्पेशल क्रिएशन ने क्या बोली, जो है वैसा ही बना था, जो है वैसा ही, ये बात याद रखो भाई। आज जो देख रहे हो वैसा ही बना था पहले से, ये उन्होंने पहली चीज बोल दी। सेकंड, दैट द डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी सेम इन द फ्यूचर ऑल्सो।
डाइवर्सिटी जैसे पहले थी वैसी अभी भी है, वैसी फ्यूचर में भी रहेगी, जो कि गलत बात है, लेकिन इन्होंने कहा। अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर्स ओल्ड, ये भी बात याद रखो, अर्थ कितनी 4000 साल पुरानी है। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस मेड ड्यूरिंग सी वोएज, ठीक है, इन सेल शिप कॉल्ड HMS बीगल round the world, Charles Darwin concluded that existing living forms share similarity to varying degrees, not only among themselves but also with life forms that existed millions of years ago. अब इन्होंने जो थ्योरी बोली थी सबसे पहले कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर्स ने 19th सेंचुरी के आसपास इनको बहुत हैवीली लोग अपोज करने लग गए। उसके बाद HMS बीगल नाम की एक शिप में चार्ल्स डार्विन निकला सवारी करने, और चार्ल्स डार्विन ने देखा कि हाँ भाई यहाँ पे जो मुझे ऑर्गेनिजम्स दिख रहे हैं थोड़े बहुत एक दूसरे से सिमिलर भी हैं, और बहुत पहले जो ऑर्गेनिजम्स थे उनसे भी थोड़ी बहुत सिमिलरिटी दिखाते हैं। मैनी सच लाइफ फॉर्म्स डू नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, बहुत सारे ऐसे एग्जिस्ट भी नहीं करते। देयर हैड बीन एक्सटेंशंस ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स इन द ईयर्स गॉन बाय, जस्ट एज न्यू लाइफ फॉर्म्स एरोज एट डिफरेंट पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ अर्थ। ठीक है, इसका मतलब बहुत सारे एक्सटिंक्ट भी हो गए, बहुत सारे नए भी आते रहे। देयर हैज बीन ग्रेजुअल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स का एवोल्यूशन ग्रेजुअल था, एकदम से नहीं था। एनी पॉपुलेशन हैज बिल्ट इन वेरिएशंस इन कैरेक्टरिस्टिक्स, हर पॉपुलेशन की वेरिएशंस होती है। वेरिएशन कैरेक्टरिस्टिक किसकी है? पॉपुलेशन की। ये भी ऐसा सवाल उठ सकता है। दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विच अनेबल सम टू सर्वाइव बेटर इन नेचुरल कंडीशंस, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नेचुरल कंडीशंस में ज़्यादा बेटर सर्वाइवल के लिए होती हैं, जैसे कि क्लाइमेट, फूड, फिजिकल फैक्टर्स एटसेट्रा। ये सब नेचुरल कंडीशंस है जिनके अकॉर्डिंग एक जानवर अपने आप को मोल्ड करता है। ठीक है, अनदर वर्ड यूज्ड इज फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल। फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल एक शब्द उन्होंने यूज किया था। इसका क्या फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल और पॉपुलेशन। ठीक है, अब फिटनेस का मतलब क्या था ये तुम्हें समझना है। फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रिफर्स अल्टीमेटली एंड ओनली टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस। ये बात याद रखो, डार्विन के अनुसार जो फिटनेस थी वो खाली रिप्रोडक्टिव फिटनेस थी। ठीक है, वो सिर्फ रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात करता था। Those who are better in fit environment will leave more progeny, जो ज़्यादा फिट है वो ज़्यादा प्रोजेनी पैदा कर देंगे, वो ज़्यादा बच्चे पैदा करके छोड़ देंगे, क्योंकि वाइल्ड लाइफ में जो ज़्यादा बच्चे, जो ज़्यादा प्रोजेनी छोड़ेगा वही आगे बढ़ सकता है। ठीक है, hence therefore will survive more and hence are selected by nature। तो नेचुरल सिलेक्शन भी इसी के ऊपर बेस्ड है। He called it natural selection and implied it as a mechanism of evolution। उसने इसको बोल दिया ये नेचुरल सिलेक्शन है और ये एक मैकेनिज्म है एवोल्यूशन का। तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि जब रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात करी डार्विन ने, तो डार्विन का मतलब किससे था? डार्विन का मतलब सिर्फ उस फिटनेस से था कि कौन ज्यादा प्रोजेनी आगे बचा पाएगा, निकाल पाएगा। ठीक है, लेट अस आल्सो रिमेंबर दैट एल्फ्रेड वॉलेस अ नेचुरलिस्ट हु वर्कड इन मेले आर्कीपेलागो, ये भी पूछ लेते हैं वो। एल्फ्रेड वॉलेस ने कहाँ काम किया था? मेले मेले आर्कीपेलागो में काम किया था। ठीक है, ऑल्सो केम टू सिमिलर कंक्लूजन अराउंड द सेम टाइम, उसने भी सिमिलर कंक्लूजन निकाल दिए थे डार्विन जैसे उसी टाइम के आसपास। और आगे चलते हैं। ऑल एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म शेयर सिमिलैरिटी एंड शेयर कॉमन एंसेस्टर्स। ठीक है, कॉमन एंसेस्टर सबके हैं। हाउएवर दीज एंसेस्टर्स वर प्रेजेंट एट डिफरेंट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। मतलब यही एंसेस्टर्स जो सबके कॉमन हो सकते हैं, अलग अलग अर्थ की पीरियड ऑफ टाइम में प्रेजेंट थे। इन्हें एपॉक या एपॉच कह सकते हो तुम, पीरियड्स, एराज, ये सब कह सकते हो। ठीक है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट्स विद बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। वेरी इंपॉर्टेंट, ये असर्शन एंड रीजन में पूछ सकते हैं, समझे? ये चीज वो ऐसी चीज है वो असर्शन रीजन में पूछेंगे। क्या लिखा है यहाँ? जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट्स विद बायोलॉजिकल हिस्ट्री। जैसा जियोलॉजी में हुआ था वैसे बायोलॉजी में होने लगा। ठीक है, तो ऐसी चीजें वो बहुत पूछेंगे। अब असर्शन रीजन में वो एनसीईआरटी के बीच से उठाएंगे, तभी एनसीईआरटी पढ़नी तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मैं हर बार कहता हूँ एनसीईआरटी पढ़ो, इसी वजह से कहता हूँ एक एक लाइन पढ़ो, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, स्पेशली बायो में। ठीक है, अब आ जाते हैं एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन में। एविडेंस दैट एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म हैज इंडीड टेकन प्लेस ऑन अर्थ कम फ्रॉम many quarters. Fossils are remains of hard parts of life form found on earth in rocks. फॉसिल क्या होते हैं? हार्ड पार्ट्स होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? रॉक्स में पाए जाते हैं।
Rocks form sediments and cross section of Earth's crust, indicating that arrangement of sediments one over the other during long history of Earth. एक के ऊपर एक सेडिमेंट होता रहा फॉसिल्स बनते रहे. ठीक है. Different aged rock sediments contain fossils of different life forms. जितना पुराना रॉक उतनी पुरानी लाइफ फॉर्म, उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कब कौन जिंदा रहा होगा. Some of them appear similar to modern organisms. ये हम बहुत बार देख चुके हैं कि पहले जो पाए जाते थे हो सकता है हमारे मॉडर्न ऑर्गेनिज्म से कुछ सिमिलैरिटी रखते हो. दे रिप्रेजेंट एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, दैट इज डायनासोर्स, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. स्टडी ऑफ फॉसिल्स डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर्स इंडिकेट द जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एक्सिस्टेड. ये अभी भी मैंने बताया, तुम अगर उसको स्टडी करोगे तो तुम पता कर सकते हो कौन किस समय पाया गया था, कितनी पहले पाया गया था. Study showed that life forms varied over time and certain life forms are restricted to certain geological time spans. कुछ लाइफ फॉर्म्स कुछ जियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल लाइफ स्पैन्स के साथ ही रिस्ट्रिक्टेड है. अगर कोई आइलैंड था, उसके ऊपर कोई ऐसी स्पीशीज थी जो एंडेमिक थी, कहीं और नहीं पाई जाती थी, तो फॉसिल बनने के बाद भी उसी आइलैंड में मिलेगा ना, पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा. तो अगर उस आइलैंड में कोई पत्थर मिला किसी और उसमें फॉसिल थी और कहीं और वो पत्थर नहीं मिला वैसी फॉसिल के साथ, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये उसी की जगह एक्सक्लूसिव था. ठीक है. न्यू लाइफ फॉर्म्स हैव अराइज्ड एट डिफरेंट टाइम्स इन हिस्ट्री ऑफ अर्थ. ठीक है, समझ गए. Comparative anatomy and morphology shows similarity and differences among organisms of today and those existing years of millions of years ago. Anatomy and morphology को जब आप compare करोगे तो similarity and differences दिखेंगे. इन similarity और differences किन के बीच है? जो आज जानवर दिख रहे हैं वो, और जो millions of years पहले थे वो. ठीक है. For example, whales, bats, cheetahs and humans, all mammals share similarities in pattern of bone of four limbs. These four limbs perform different functions. ठीक है. They have anatomical structures. All of them have humerus, radius, ulna, carpal, metacarpal, phalanges in their four limbs. Hence, in these animals, same structure developed along different directions. Adaptations की वजह से इसे कहते हैं divergent evolution. Structure से homologous. ये नीट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएगा, बहुत बार आ रखा है, PYQ भी है. अब तुम्हें एक बात याद रखनी है, यहाँ पे चीज़ें जो पूछेंगे वो होगा होमोलॉगस, एनालॉगस. ठीक है. होमो मतलब होता है सेम सेम, होमो मतलब सेम सेम, होमो मतलब सेम सेम. ठीक है. होमोलॉगस मतलब जिनका इंटरनल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी बिल्कुल सेम है. ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना हमारे पास है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना बाकी मैमल्स के पास है. लेकिन हम हाथों से लिख सकते हैं, हम हाथों से कुछ पकड़ सकते हैं. हो सकता है बाकी एनिमल्स हाथ हिला ही ना पाए, उनके पास ये मोबिलिटी ना हो, तो इसका मतलब फंक्शंस अलग है. ठीक है. बैट क्या करता है? उड़ सकता है. क्या हम उड़ सकते हैं? नहीं. लेकिन बैट भी मैमल है, हम भी मैमल है. तो तुम्हें ये पता होना चाहिए, होमोलॉगस डाइवर्जेंट एवोल्यूशन दिखाएगा. होमो सेम सेम, डाइवर्जेंट अलग अलग, अपोजिट है. ठीक है. होमोलॉगस स्ट्रक्चर सेम, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन दिखाएगा. एनालॉगस स्ट्रक्चर डिफरेंट लेकिन कन्वर्जेंट एवोल्यूशन दिखाएगा. ठीक है. एक एग्जांपल देता हूं. ये है पेन. ठीक है. इस पेन का स्ट्रक्चर, मेरे पास एक और पेन है, इस पेन से बिल्कुल सिमिलर है. इन दोनों पेन के स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन इस पेन से मैं पढ़ाता हूं और इस पेन को मैं फेंक के मारता हूं. तो इसका मतलब ये क्या हो गया? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हो गया. स्ट्रक्चर सेम है लेकिन एक पेन से पढ़ा रहा हूं, दूसरे पेन को फेंक के मारने के लिए यूज करता हूं मैं. अगर इसको दूसरी तरीके से मैं बोलूं, ये पेन अलग है थोड़ा सा, और मेरे पास यहाँ पे एक सपोज दूसरा पेन है. ठीक है. जिसका स्ट्रक्चर इससे बिल्कुल अलग है. यहाँ पे कुछ हुक्स है, यहाँ पे नहीं है. ठीक है. यहाँ पे हुक्स है, यहाँ नहीं है. तो इनके स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है. तो इसका मतलब, लेकिन दोनों पेन से मैं लिखता हूँ, तो इनके स्ट्रक्चर अलग है लेकिन दोनों से काम सेम कर रहा हूँ मैं. तो यहाँ क्या हुआ? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हुआ. लेकिन ये ऑर्गन्स कैसे हैं? ये एनालॉगस ऑर्गन्स है. ठीक है. तो इससे तुम्हें क्लियर हो जाना चाहिए होमोलॉगस, एनालॉगस का मतलब. अदर एग्जाम्पल्स आर वर्टिब्रेट हार्ट्स और ब्रेन्स. इन प्लांट्स ऑल्सो थॉर्न एंड टेंड्रिल ऑफ बोगनविलिया, बहुत बार पूछा जाता है. थॉर्न एंड टेंड्रिल ऑफ बोगनविलिया एंड कुकुरबिटा रिप्रेजेंट होमोलॉजी. ठीक है. बोगनविलिया, कुकुरबिटा होमोलॉजी दिखाते हैं. ये बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है. होमोलॉजी इज बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, वेयरएज एनालॉजी और एनालॉगी जो तुम्हें बोलना है refers to situation exactly opposite. Wings of butterfly and birds look alike. बटरफ्लाई के विंग्स और बर्ड्स के विंग एक साथ एक जैसे हैं और एक ही काम करते हैं, बट दे आर नॉट एनाटॉमिकली सिमिलर. बोन्स तो होती ना उसमें बटरफ्लाई के पंखों में, लेकिन उड़ने में दोनों हेल्प करते हैं. तो ये इसका मतलब था.
स्ट्रक्चर्स दो दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस, ठीक है। एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। एनालॉगस सेपरेट स्ट्रक्चर लेकिन काम एक कर रहे हैं, तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का वो काम कर देंगे। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इवॉल्विंग फॉर सेम फंक्शन एंड हैज सेम सिमिलैरिटी। अदर एग्जांपल्स ऑफ एनालॉजी और एनालॉगी आर आई ऑफ ऑक्टोपस एंड दैट ऑफ मैमल। आई ऑफ ऑक्टोपस, आई ऑफ मैमल, और फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन और डॉल्फिन। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन, डॉल्फिन, ये सब नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट के लिए यहाँ से पूछेंगे ही पूछेंगे, एग्जाम्पल पूछ ही लेंगे यहाँ से, ठीक है। ये सब चीज़ें अच्छे से करनी है। वन कैन से दैट इट इज अ सिमिलर हैबिटेट दैट हैज रिजल्टेड इन सिलेक्शन ऑफ सिमिलर अडेप्टिव फीचर्स। ये भी कह सकते हैं कुछ लोग कि यार हैबिटेट सिमिलर था इसलिए फीचर सिमिलर बनने लगे, राइट। अब अगर हैबिटेट अलग होता तो हो सकता है फीचर्स अलग अलग बनने लग जाते, तो हैबिटेट का काफी ज्यादा इफेक्ट आता है लॉन्ग टर्म में एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ये वो कहना चाह रहे हैं। स्वीट पोटैटो रूट मॉडिफिकेशन है एंड पोटैटो स्टेम मॉडिफिकेशन है, अनदर एग्जांपल ऑफ एनालॉगस, एनालॉगी, ठीक है। स्वीट पोटैटो एंड नॉर्मल पोटैटो एनालॉगस है, याद रखना। अब यहाँ एक डायग्राम दिखा है, मैन, चीता, वेल, बैट, ठीक है। मैन, चीता, वेल, बैट, सब में सेम टाइप ऑफ बोन स्ट्रक्चर्स हैं, एनालॉगस हैं, ठीक है। लेकिन इनका मतलब ये नहीं है कि इनके फंक्शन सेम है, इनके फंक्शन अलग है, तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हो गया। चीता भागता है तो आगे 4 लिम्ब से, हम थोड़ी भागते हैं। वेल 4 लिम्ब से तैरती है, हम थोड़ी तैरते हैं। बैट उड़ता है, हम नहीं उड़ पाते हैं, ठीक है। मैन हैज ब्रेड, और आगे चलते हैं। Man has bred selected plants and animals for agriculture, horticulture, sport and security. Man has domesticated many wild, ये सब हमने कर रखा है, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। हमने ब्रीड्स बनानी चालू कर दी थी जैसे डॉग्स की, ठीक है। अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन का क्या है, इंग्लैंड से आया था। अब वो मौत की बात करने वाले हैं। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या हुआ, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बनने लग गई, धुआं धुआं होने लग गया था, दुनिया भर का उन्होंने पॉल्यूशन किया था। It was observed that more white-winged moths on trees than dark-winged moths और melanized moth. Melanin, स्किन का कलर, melanized होते हैं डार्क, काले। तो उन्होंने बोला कि यार बिफोर दिस जो भी हुआ हमारा इंडस्ट्रीज बनना और धुआं धुआं, पहले व्हाइट मॉथ ज्यादा दिखते थे पेड़ों में, क्योंकि व्हाइट मॉथ लाइकन के साथ रह लेते थे। लाइकन तुमने देखा होगा एनवायरमेंट के पोल्यूशन का बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है, जहां पोल्यूशन होता है वहां लाइकन उग नहीं पाता। तो पहले पोल्यूशन नहीं था तो लाइकन के साथ व्हाइट मॉथ अच्छे से रहते थे, बढ़िया कैमोफ्लेज हो जाता था। लेकिन पोल्यूशन होने लगा तो लाइकन हटने लगे। उसके बाद क्या हुआ, व्हाइट मॉथ पेड़ में था तो लोगों को दिख जाता था, प्रेडेटर्स को दिख जाता है, तो मॉथ है, मार देते थे। तो क्या हुआ, ये देखने लगे लोग कि धुएं के साथ साथ डार्क विंग्ड या फिर मेलेनाइज्ड मॉथ्स बढ़ने लग गए थे, समझ गए। However, collection carried out from same area after industrialization in 1992, there were more dark-winged moths in the same area, melanized moths, ठीक है। Proportion was reversed. Explanation put forth for this observation was that predators will spot moth against a contrasting background. Contrasting background के अगेंस्ट वो देख लेंगे। तो इससे तुम्हें पता चलना चाहिए कि एनवायरमेंट की वजह से भी एवोल्यूशन कैसे फॉरवर्ड हुआ था, समझे। अरे अगर लाइकन था पहले तो सफेद बैकग्राउंड में सफेद चीज तुम नहीं देख पाते, लेकिन सफेद बैकग्राउंड में काला मॉथ दिखता तो पकड़ के मारता ना कोई उसे, इसलिए ऐसा हो गया था, ठीक है। अब अडेप्टिव रेडिएशन देख लेते हैं। ड्यूरिंग हिज जर्नी डार्विन वेंट टू गैलापेगोस आइलैंड। डार्विन कहाँ गया था, डार्विन कहाँ गया था, गैलापेगोस, याद रखना भाई, गैलापेगोस, आर के वो नहीं है मेले आर्किपेलागो, उससे कंफ्यूज मत कर देना, ठीक है। गैलापेगोस गया था वो। देयर ही ऑब्जर्व्ड एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रीचर्स। पर्टिकुलर इंटरेस्ट उसके ऊपर, उसका इंटरेस्ट किसके ऊपर आया, चिड़ियाओं के ऊपर। कौन सी चिड़िया, स्मॉल ब्लैक बर्ड्स लेटर कॉल्ड डार्विन्स फिंचेस। डार्विन्स फिंचेस के ऊपर उसका बढ़िया इंटरेस्ट आया था। डार्विन्स फिंचेस में क्या है, ही रियलाइज्ड that there were many varieties of finches in same island. All varieties he conjectured evolved from same island itself. एक ही आइलैंड से बहुत सारे डिफरेंट टाइप की चिड़ियाएं उड़ने लग गई थी, ठीक है। उसने बोला कि एक ही आइलैंड में बहुत सारे टाइप की फिंचेस थी, चिड़ियाएं थी, जो बहुत अलग अलग टाइप की बनने लग गई थी, ठीक है। द ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर्स, पहले वो सीड खाती थी, ओरिजिनली वो सीड खाती थी। Many other life forms were altered, beaks arose, enabling them to become insectivorous, vegetarian, बहुत सारे टाइप की बनने लग गई। पहले जो सीड खाती थी आगे जाके वो इंसेक्ट्स वगैरह भी खाने लग गए थे। तो ऐसा क्यों हुआ होगा, एडेप्टिव रेडिएशन की वजह से। एडेप्टिव रेडिएशन, इसका मतलब एक सिंपल चीज बताता हूँ, ठीक है, एक सिंपल चीज बताता हूँ। सपोज
चलो इसी चिड़िया का अगर मैं एग्जांपल दूं तो यहाँ क्या हुआ था, अगर सब लोग एक ही चीज में हमला कर देते तो वो चीज खत्म हो जाती और फिर सब मर जाते। ठीक है, सपोज मुझे ये पेन पसंद है अपना, मुझे ये पेन बहुत पसंद है, मुझे इससे लिखना भी पसंद है, मुझे इसको पकड़ना भी पसंद है, मुझे इसका कलर भी पसंद है, लेकिन मेरे साथ 10 लोग और हैं जिनको ये सेम पेन पसंद है। अब भाई सब इसके पीछे आएंगे तो ये पेन किसका रहेगा, किसी का भी नहीं रहेगा। तो फिर हमने सोचा कि नहीं यार, ये पेन तो मैं यूज करूंगा, तुम कोई और पेन यूज कर लो, तीसरा बंदा कोई और पेन यूज कर लेगा, चौथा कोई और पेन यूज कर लेगा। तो इससे क्या हुआ, कोई किसी के बीच में इंटरफेयर नहीं कर पाया। तो फिंचेस में यही चीज हुई थी, राइट, समझ रहे हो। ओरिजिनली सब सीड खा रहे थे, लेकिन फिर किसी ने बोला कि नहीं यार, हम थोड़ा सा इंसेक्ट खा लेंगे, हम ये खा लेंगे, हम वो खा लेंगे, ताकि सीड खत्म हो जाते तो ये सब मर जाते। तो क्योंकि ये ना मरे तो अडेप्टिव रेडिएशन इन्हें करना पड़ा। तुमसे पूछे अडेप्टिव रेडिएशन इन्होंने क्यों दिखाया होगा, क्योंकि ये सब एक ही छोटी सी जगह में पाए जा रहे थे, राइट। अगर जियोग्राफिकल आइसोलेशन नहीं होता तो हो सकता था अडेप्टिव रेडिएशन ये नहीं दिखाते। Darwin's finches represent one of the best examples of this phenomenon। ठीक है, evolution of different species in given geographical area, ये चीज दिखाते हैं। अब आते हैं, another example is Australian marsupials। ऑस्ट्रेलिया में भी ये हुआ क्योंकि वो भी आइसोलेटेड जगह है। ठीक है, number of marsupials is different from the other, evolved from an ancestral stock but all within Australian island continent। When more than one adaptive radiation appeared to have occurred in isolated geographical area, one can call this convergent evolution। ठीक है, अगर एक से ज्यादा अडेप्टिव रेडिएशन एक ही जगह पे दिखने लग जाए तो उसको हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कह सकते हैं, समझे, उसको हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कह सकते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, इस डायग्राम को तुम देख सकते हो। एक मार्सुपियल रेडिएशन से क्या क्या चीजें बनी भाई, वॉम्बैट, कंगारू, मार्सुपियल रैट, बैंडेड एंटीटर, टाइगर कैट, ये सब एक बार देख लेना। क्या पता तुमसे कोई डायग्राम पूछ ले, वैसे तो मुझे नहीं लगता पूछना चाहिए, पर हो सकता है। ठीक है, इस टेबल से बहुत बार पूछा गया है तो ये टेबल देखनी जरूरी है। Placental mammals in Australia also exhibit adaptive radiation to evolve into varieties of such placental mammals, each of which appear to be similar to corresponding marsupials। एक ही जगह में बहुत सारे adaptive radiations हुए तो convergent evolution दिखने लग गया था। तो भले ही placental mammals and Australian marsupials अलग अलग हैं, placental mammals Australian marsupials अलग अलग हैं, लेकिन similarities दिख रही है। मोल मार्सुपियल मोल जैसा दिख रहा है, एंटीटर नमबैट जैसा दिख रहा है, माउस मार्सुपियल माउस जैसा दिख रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई सिमिलैरिटी तो दिख रही है। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, ओके, एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन इन अ ट्रू सेंस would have started when cellular forms of life with difference in metabolic capability originated on earth। ये बात याद रखो, नेचुरल सिलेक्शन इन अ ट्रू सेंस, मतलब हम आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट की बात नहीं कर रहे, हम उसकी बात नहीं कर रहे जो हमने किया। हम स्पीड रन कर सकते हैं, पता है ये एवोल्यूशन को, जैसे हमने वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन किया तो मौत का स्पीड रन हो गया। भाई जरूरी थोड़ी है कि वो व्हाइट से ब्लैक ही बनता, वो व्हाइट से मेलेनाइज्ड ही बनता, कुछ और भी बन सकता था, लेकिन क्योंकि हमने इंटरफेयर किया अपने पोल्यूशन वगैरह के साथ तो वो व्हाइट से ब्लैक ही बना। लेकिन अगर ट्रू सेंस की हम बात करें, ट्रू सेंस में natural selection would have started with cellular forms of life with difference in metabolic capability। तो सबसे पहले metabolic capabilities की वजह से सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ में ये सब हुआ होगा। सर आप एवोल्यूशन पे बिलीव करते हो? ऑब्वियसली एवोल्यूशन पे बिलीव करता हूँ, हर कोई एवोल्यूशन पे बिलीव करता है, लेकिन दैट बीइंग सेड आई डू थिंक इसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं और हर चीज़ हमें नहीं पता है। डार्विनियन थ्योरीज एंड इन सब में अब प्रूफ आ गया है कि ये थ्योरी ट्रू नहीं है, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी में लिखे है तो तुम्हें पढ़नी है, क्योंकि नीट में वो एनसीईआरटी का ही पूछेंगे, तो बाहर का कुछ भी नहीं करना है, जो लिखा है वो पढ़ना है। ठीक है, अब प्रूफ आ रहा है कि धीरे धीरे थ्योरी उतनी ट्रू नहीं है, लेकिन तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, अभी कुछ नहीं कर सकते। और आगे चलते हैं। द एसेंस ऑफ डार्विनियन थ्योरी अबाउट एवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, डार्विन की थ्योरी के ऊपर जो एसेंस है डार्विन की थ्योरी का, वो है नेचुरल सिलेक्शन। यार अगर एक जानवर है उसको मैं मारता रहूं, उसकी पॉपुलेशन कम करता रहूं, तो डेफिनेटली बात है उसके ऑफस्प्रिंग्स भी कम होते चले जाएंगे। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन ही एसेंस है डार्विनियन थ्योरी का,
समझे? नेचुरल सिलेक्शन, देखो डार्विन ने 3-4 ही चीजें बोली थी। पहली चीज, एक तो उसने जो फिटनेस की बात करी ना, वो फिटनेस खाली रिप्रोडक्शन रिलेटेड थी कि भाई बच्चे ज्यादा पैदा करेगा तो बहुत बढ़िया फिट आदमी है। सेकेंड चीज उसने देखी कि अगर तुम्हें आगे बढ़ना है जीवन में तो तुम्हें बच्चे ज्यादा पैदा करने हैं, बच्चे ज्यादा पैदा करने कॉम्पिटिटर्स से। और ये तुम कब करोगे? जब तुम्हारे ऊपर का प्रेडेटर तुम्हें ज्यादा नहीं मारेगा, ये बात याद रखना। इसी वजह से बहुत सारी जगहों में अगर सेलुलर की बात करें तो वहाँ मेटाबॉलिक रेट्स की वजह से, और अगर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वहाँ फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से एवोल्यूशन आए। ओके, अब और आगे चलते हैं। यहाँ पे एक लाइन लिखी है, माइक्रोब्स दैट डिवाइड फास्ट हैव एबिलिटी टू मल्टीप्लाई एंड बिकम मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन आवर्स। वही बात हो गई, डार्विन ने यही तो बोला कि भाई जो जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करेगा वो आगे निकल जाएगा जीवन में। तो यहाँ भी इन्होंने यही बोला कि भाई अगर माइक्रोब्स जल्दी से डिवाइड कर देंगे, जल्दी से फिशन दिखा देंगे तो वो आगे बढ़ जाएंगे जीवन में। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे आएगी वो ये है, नेचर सिलेक्ट्स फॉर फिटनेस। यही बात वो बार बार बोलता रहा, नेचर फिटनेस को सिलेक्ट करेगी। वो हम बार बार ये पूरी चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आ जाते हैं ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन में। ये 2 की कॉन्सेप्ट्स हैं ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के। ये बात याद रखना, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर 2 की कॉन्सेप्ट्स। ये नीट में आ भी रखा है, PYQ है ये, ठीक है, और बार बार आ भी सकता है। Branching descent and natural selections are 2 key concepts. Even before Darwin, a French naturalist, Lamarck, said that evolution of life forms has occurred driven by use and disuse of organs. Lamarck ने बोला कि अगर कोई बच्चा अपना दिमाग का प्रयोग करता है पेपर में तो उसका दिमाग ग्रो होगा, नहीं करता है तो ग्रो नहीं होगा। लेमार्क ने ये बोला यूज और डिसयूज करने से, ठीक है, कोई चीज ग्रो करेगी या कोई चीज ग्रो नहीं करेगी, बस ये बोला लेमार्क ने। अगर उसने क्या एग्जांपल दिया, उसने ये बोला कि भाई जिराफ जो है ऊपर पेड़ का खाना खाना चाह रहा था तो वो ऊपर ट्राई करता रहा, उसकी गर्दन लंबी हो गई। अब हमारे लोग और एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि भाई नहीं, हमें तो नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ होगा। तो इसलिए लेमार्क की थ्योरी को ज्यादा किसी ने रिस्पेक्ट दी नहीं। ओके, जिराफ का यहाँ इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिराफ ओवर द इयर्स केम टू एक्वायर लॉन्ग नेक्स। नोबडी बिलीव्स इन दिस कंजेक्चर एनीमोर, कोई इस पे बिलीव ही नहीं करता। और आगे चलते हैं, इज एवोल्यूशन अ प्रोसेस और अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेस? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार। एवोल्यूशन प्रोसेस है कि कुछ होने के बाद हम कहते हैं कि एवोल्यूशन हो गया है? असल में बात यह है कि एवोल्यूशन की खाली सक्सेस स्टोरीज हम देखते हैं, राइट? हाँ, तो भाई बहुत सारे लोग कहते हैं भाई एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशन एंड पॉइंट है कि स्टार्टिंग पॉइंट है कि पूरा प्रोसेस है? ठीक है, तो सच्चाई ये है, व्हेन वी डिस्क्राइब स्टोरी ऑफ दिस वर्ल्ड वी डिस्क्राइब एवोल्यूशन एज अ प्रोसेस, ठीक है। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी डिस्क्राइब स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ वी ट्रीट एवोल्यूशन एज कॉन्सिक्वेंस। तो या तो हम एवोल्यूशन को प्रोसेस की तरह ले लेते हैं कि भाई अभी तक प्रोसेस चलता आया तो हम यहाँ पहुंच गए, या फिर हम आज की लाइफ को देखें तो कहते हैं ये पूरा प्रोसेस हो गया तो एंड प्रोडक्ट ये लाइफ थी। इट इज पॉसिबल दैट वर्क ऑफ थॉमस मैल्थस ऑन पॉपुलेशंस इन्फ्लुएंस डार्विन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थॉमस मैल्थस का नाम का एक आदमी था, उसने पॉपुलेशंस के ऊपर काम किया जिसकी वजह से डार्विन बहुत ज्यादा उससे इन्फ्लुएंस हुआ होगा। नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशंस व्हिच आर फैक्चुअल। नेचुरल सिलेक्शन फैक्चुअल ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस्ड भी है। फॉर एग्जांपल, नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, पॉपुलेशन आर स्टेबल इन साइज एक्सेप्ट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशन, मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन वेरी इन कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सारी चीजें तुम्हें दिमाग में रखनी है। ओके, तो क्लास ये बात याद रखो, देखो बहुत सारी चीजें हैं जो नेचुरल सिलेक्शन में डार्विन ने बोली, हो सकता है वो थॉमस मैल्थस नाम के एक आदमी से इन्फ्लुएंस्ड हो। और दूसरी चीज, ये पूरी थ्योरी जो डार्विन ने पुटअप करी, इसमें कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, कुछ फैक्ट्स हैं। यार क्या फैक्ट है? अगर हम सब प्रेडेटर्स हैं और हम किसी के ऊपर प्रे कर रहे हैं तो प्रे लिमिटेड ही है, नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है। अगर सब एक ही चीज के ऊपर, मैंने तुम्हें हर बार क्या एग्जांपल दिया अपने पेन्स का, भाई मेरे पास 2 ही पेन है, अब मेरे साथ यार 10 लोग पढ़े हैं कि भाई हम सबको यूज करना है, तो पेन तो जल्दी से खत्म हो जाएंगे। तो फिर क्या करोगे? पेन कल को खत्म हो गए तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें ये बात याद रखनी है, फैक्ट्स जो डार्विन ने यूज किए, पहला सोर्सेज लिमिटेड है, सेकेंडली सीजनल चेंजेस आते हैं, थर्डली सबकी
कैपेबिलिटी सेम नहीं है, कोई ज़्यादा रिप्रोडक्शन कर सकता है जो कोई कम कर सकता है। तो ये सब चीज़ें फैक्चुअल हैं जो उसने अपने पूरी थ्योरी बनाने में यूज़ करी थी, ठीक है। सम सर्वाइव्ड ग्रू एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स दैट डिड नॉट फ्लरिश। जो लोग ग्रो कर जाते हैं जीवन में वो दूसरों की वजह से करते हैं, दूसरों को खा जाते हैं, दूसरे ग्रो नहीं कर पाते, इसलिए वो जीवन में ग्रो कर देते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। अब मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन में जल्दी से आ जाओ। मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, what is the origin of variation and how does speciation occurs? origin of variation क्या है, कैसे वेरिएशन बनने लगता है। सेकेंडली स्पीसिएशन कैसे होता है, स्पीशीज कैसे बनती है। इवन दो मेंडल हैड टॉक्ड अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग phenotype, डार्विन इधर इग्नोर्ड दीज ऑब्जर्वेशंस और केप्ट साइलेंस। मतलब तुम्हें पता है कि मेंडल ने फैक्टर्स के बारे में बोला था जो पास्ड ऑन होते हैं, लेकिन डार्विन को या तो इसके बारे में पता नहीं था या फिर उसने कुछ बोला नहीं, इग्नोर कर दिया। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी ह्यूगो डी व्रीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पूछ लेते हैं। ह्यूगो डी व्रीज बेस्ड ऑन हिज वर्क ऑन इवनिंग प्रिमरोज के ऊपर उसने काम किया था, ठीक है। ब्रॉट फोर्थ आइडिया ऑफ म्यूटेशंस। म्यूटेशन क्या होता है, सिंगल देखो लार्ज डिफरेंस अराइजिंग सडनली इन पॉपुलेशन। म्यूटेशन को तुम ये भी कह सकते हो सिंगल स्टेप लार्ज डिफरेंस अगर कुछ आ जाए तो उसे म्यूटेशन कह सकते हैं। इट इज म्यूटेशन दैट विच कॉजेस एवोल्यूशन, नॉट माइनर वेरिएशंस। तो ह्यूगो डी व्रीज ने बोला ये डार्विन जो भी कह रहा है अलग बात है। डार्विन कह रहा है छोटा छोटा था एवोल्यूशन, थोड़े थोड़े स्टेप से हुआ। ह्यूगो डी व्रीज ने कहा अचानक से म्यूटेशन हुआ और कुछ न्यू चीज बन गई, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस थे। ह्यूगो डी व्रीज ने कहा कुछ भी ऐसे ग्रेजुअल स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे नहीं था, एकदम अचानक से म्यूटेशन हुआ, एकदम अचानक से कुछ न्यू चीज बन गई, स्पीसिएशन ऐसे हुआ। डार्विन ने बोला नहीं यार, धीरे धीरे आराम से हुआ था, स्टेप बाय स्टेप हुआ था, ग्रेजुअल था, डायरेक्शनल था, ठीक है। म्यूटेशंस आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। मैंने क्या बोला, डार्विन ने बोला डायरेक्शनल था, लेकिन म्यूटेशंस तो डायरेक्शनलेस होते हैं। तो ह्यूगो डी व्रीज ने बोला एकदम अचानक से हुआ, विदाउट डायरेक्शन कहीं भी जा सकता था। डार्विनियन वेरिएशंस आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल। Evolution for Darwin was gradual, while De Vries believed mutation caused speciation and hence called it saltation. Saltation क्या होता है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। सॉल्टेशन इज सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, एक ही स्टेप में बहुत बड़ा जंप ले लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल पे। In a given population, one can find out frequency of occurrence of alleles on a gene or locus. भाई पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ एलील कहाँ पा सकते हो तुम, जीन में या लोकस में। फ्रीक्वेंसी इज सपोज टू रिमेन फिक्स्ड, इवन रिमेन द सेम थ्रू जनरेशंस। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है ना वो सेम रहनी चाहिए, इट इज सपोज टू रिमेन फिक्स्ड एंड सेम थ्रू आउट जनरेशंस। भाई थ्रू आउट जनरेशन इसे चेंज नहीं होना चाहिए कायदे से। हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल स्टेटेड इट यूजिंग एल्जेब्रिक इक्वेशन। हार्डी वाइनबर्ग ने कुछ नहीं किया, बस मैथ्स घुसा दी फालतू की बायो में। हार्डी वाइनबर्ग ने सोचा भाई बायो बहुत बोरिंग हो रही है, हम इसमें मैथ्स घुसा के थोड़ा मनोरंजन करेंगे अपना, ठीक है। अब नीचे आओ, यहाँ तुम्हें ग्राफ दिख रहे हैं भाई, यहाँ डायरेक्शनल डिसरप्शनल ये सब चीजें होंगी, इनको देख लेना क्योंकि ये नीट में एज इट इज पूछते हैं। अब अगर पीक हाई होती रही और नैरो होती रही, या फिर पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन, या फिर एक पीक से डिवाइड होकर दो पीक्स बनने लगी, तीन ही चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो पहले वाले को कहते हैं स्टेबिलाइजिंग, एक ही चीज से ऊपर उठता रहे, स्टेबिलाइज हो रहा है। दूसरा डायरेक्शनल, एक तरफ जा रहा है। और तीसरा डिसरप्टिव, ठीक है। डायरेक्शनल क्या करता है, किसी एक चीज की तरफ जाता है। स्टेबिलाइजेशन ऑलरेडी प्रेजेंट जो चीज है, जो मोस्टली बीच की वैल्यू होती है, उसकी तरफ जाता है। और टू पीक्स डिसरप्ट होता रहता है, ठीक है। Frequencies, for example, can be named P and Q. In diploid, P and Q represent frequencies of an allele. ये बात तुम्हें याद होनी चाहिए। P Q के एग्जाम्पल से इसने बताया था, P Q के एग्जाम्पल से इन्हें बताया था। Frequency of A individuals in population और is simply P square. A को इसने कैपिटल A को लिख दिया P square. तो सिमिलरली हम स्मॉल a को क्या लिख सकते हैं, Q square, है ना। कैपिटल ए पी स्क्वायर, स्मॉल ए क्यू स्क्वायर। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं ना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p³ बराबर 1। बस यही चीज इसने बोली थी, सिंपल मैथ्स है, ठीक है। एलील ए विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ p अपीयर ऑन बोथ क्रोमोसोम्स ऑफ डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म इज सिंपली प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज।
प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज की बात करी थी उसने, ठीक है। सिमिलैरिटी ऑफ डबल ए या फिर स्मॉल ए इज क्यू स्क्वायर, एंड देखो स्मॉल ए हो गया क्यू स्क्वायर, कैपिटल ए हो गया पी स्क्वायर, कैपिटल ए स्मॉल ए हो गया 2pq। सिंपल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 1। सिंपल, तुम्हारी मैथ्स यहाँ लग गई। अब 5 फैक्टर्स यहां से क्वेश्चन उठेंगे, 5 फैक्टर्स से, ठीक है। 5 फैक्टर्स आर नोन टू इफेक्ट हार्डी-वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम। वो 5 कौन से फैक्टर है जो हार्डी-वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिसरप्ट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। ये 5 फैक्टर नीट में बहुत बार पूछे गए, साल भर साल पूछे जाते हैं और यही आएंगे, इसको मत भूलना, ठीक है। तुम पूरा चैप्टर भूल जाओ, इसको मत भूलना। 5 फैक्टर जो हार्डी-वाइनबर्ग के इक्विलिब्रियम को तहस महस कर देते हैं। दीज आर जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो। जीन कहीं से माइग्रेट करके हमारे टापू में आ जाए या हमारे टापू से छोड़ के कहीं और चले जाए। दूसरी चीज जेनेटिक ड्रिफ्ट, अचानक से ड्रिफ्ट होने लग जाए, ठीक है। तीसरी चीज म्यूटेशन, सिंगल स्टेप लार्ज डायरेक्शनलेस म्यूटेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, अचानक से रिकॉम्बिनेशन होने लग जाए। एंड नेचुरल सिलेक्शन, इसने कहा नेचुरल सिलेक्शन भी नहीं होना चाहिए। तो कौन सी 5 चीजें? जेनेटिक माइग्रेशन और जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। ये 5 चीजें जो इसे खराब कर सकती हैं। When migration of a section of population to another place and population occurs, gene frequencies change in original as well as new population. अगर कुछ चेंज होता है तो ओरिजिनल में भी हुआ। अब देखो फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक कमरा है, इस कमरे के अंदर मैं अकेले बैठा हूँ, मेरे बगल में एक और कमरा है, वहाँ 10 लोग बैठे हैं। अगर मैं यहाँ से उठ के वहाँ चले जाऊँ तो यहाँ कमरा खाली हो गया, वहाँ 10 की बजाय 11 लोग हो गए। सपोज वहाँ से कोई बच्चा यहाँ आ जाए तो वहाँ 10 के बजाय 9 लोग हो गए, यहाँ 2 लोग हो गए। तो दोनों जगह चेंजेस आए ना, वही ये कह रहे हैं, ठीक है। न्यू जीन्स और एलील्स आर एडेड टू न्यू पॉपुलेशंस। मैं वहाँ गया, वहाँ ऐड हो गया। दीज आर लॉस्ट फ्रॉम ओल्ड पॉपुलेशन, वो यहाँ है, वहाँ का ऐड हो, वहाँ का माइनस हो गया। There would be gene flow if these gene migration happens multiple times. बहुत बार ऐसे करता रहा, मेरे साथ बहुत लोग करते रहे तो जीन फ्लो होने लग जाएगा, ठीक है। अगर मैं अकेले गया तो जीन माइग्रेट हुई, अगर मेरे साथ बहुत सारे लोग उठ के दूसरे कमरे में चले गए तो जीन फ्लो हो गया। कंफ्यूज मत होना, जीन फ्लो जीन माइग्रेशन में, ठीक है। इफ द सेम चेंज अकर्स बाय चांस इट इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। बाय चांस हो गया, बाय चांस, मेरा कोई मतलब नहीं था कमरा छोड़ के जाने का दूसरों के कमरे में, लेकिन सपोज यहाँ से छत गिर गई, अब मुझे तो उठ के जाना ही पड़ा वहाँ, तो क्या हुआ, बाय चांस वहाँ चला गया मैं, तो इसको कहेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट। समटाइम्स द चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी इज सो डिफरेंट इन द न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, दैट दे बिकम डिफरेंट स्पीशीज। कभी कभार इससे अलग ही स्पीशी बन जाती है भाई, तो तुम कह नहीं सकते अलग स्पीशी नहीं बन सकती, समझ गए। ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम्स फाउंडर्स एंड इफेक्ट इज कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट। मैं वहां गया, वहां मैंने मोनोपोली चालू कर दी कि भाई मैं तो काली टी शर्ट पहन के बैठा हूँ, तुम सब काली टी शर्ट पहन के बैठो, तो वहां न्यू पॉपुलेशन बना दी मैंने, तो मैं क्या हुआ, मैं फाउंडर हुआ। इसे कहते हैं फाउंडर इफेक्ट। मैं उठ के वहां गया, वहां तहस महस कुछ अलग ही चीज कर दी तो मैं फाउंडर हो गया, इसको कहेंगे फाउंडर इफेक्ट, ठीक है। Microbial experiments show that pre-existing advantageous mutations, when selected, will result in observation of new phenotypes. यार ये तो कॉमन बात है, बहुत बार हमारे पास प्री एग्जिस्टिंग म्यूटेशंस होती हैं जिनकी वजह से फिनोटाइप चेंज हो सकता है। नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू स्टेबलाइजेशन इन विच मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू, ठीक है। डायरेक्शनल चेंज, मोर इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन मीन कैरेक्टर वैल्यू, और डिसरप्शन, मोर इंडिविजुअल एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू इन बोथ डिसरप्शन ऑफ कर्व। ये वाली बात तुम्हें याद रखनी है। देखो इससे तुम्हारा क्या मतलब है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है, इससे तुम्हारा ये मतलब है, एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं। सपोज कोई बच्चा पैदा हुआ, अब साइंस ने ये बोला कि अगर ये बच्चा 2 किलो का है, ठीक है, अगर ये बच्चा 2 किलो से 4 किलो के बीच में है तो ये बहुत हेल्दी है। तो अगर कोई बच्चा 3 किलो का है, दोनों की मीन वैल्यू ले ली, बीच का है ना, 2 से 4 के बीच हेल्दी है, रेंज है। अगर 3 किलो का है तो मतलब हेल्थ बहुत अच्छी है, समझ गए। अगर बच्चा 2 से छोटा है या 4 से ज्यादा है तो हेल्थ खराब है, तो डिसरप्टिव हो गया, है ना। या फिर मैं कह दूं कि यार अब साइंस चेंज हो गई है, अब हम इतने मोटे हो गए, हम ऐसे एवोल्यूशन के थ्रू ऐसे हो गए कि बच्चे अब 2 से 4 केजी के नहीं रहे। अब बच्चे अगर 4+ केजी के होंगे ना तो ही हेल्दी होंगे, तो ये डायरेक्शनल हो गया, धीरे धीरे हमारे बच्चे ज्यादा भारी भारी पैदा हो रहे हैं। एग्जाम्पल है ये सिर्फ, ठीक है।
तो इस तरीके से तुम कह सकते हो डायरेक्शनल चेंज वो होता है किसी एक तरफ बढ़ता रहे, स्टेबिलाईजेशन मीन वैल्यू को बढ़ाता रहे, और डिसरप्टिव मीन वैल्यू को छोड़ के बाकी दो की तरफ करे। अब ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन की बात करते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा क्योंकि ह्यूमन एवोल्यूशन जो है हम सेपरेटली पढ़ेंगे। ह्यूमन एवोल्यूशन के लिए मैंने तुम्हें बताया था ना, डैड SRK बोला क्या एक्टर होना ही एक पहेली है, डैड हंसे नो फॉर श्योर, ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, केनियापिथिकस, शिवापिथिकस, ऐसे करके पूरा मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। अब आ जाते हैं ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन में। अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स एगो, about 2000 million years ago, first cellular life forms appeared on Earth. Mechanism of non-cellular aggregates or giant molecules could have evolved into cells with membranous envelope is not known. Some of these cells had ability to release O2. ठीक है, कुछ O2 निकाल सकते थे. There could have been similar to light reactions in photosynthesis. Photosynthesis जैसे कुछ light reactions हो सकता है होते हो वहाँ पे. Where water is split with the help of solar energy captured, channelized by appropriate light, harvesting pigments. Light harvesting pigments की वजह से हो सकता है उन्हें channelize कर दिया जाए. Slowly single-celled organisms became multicellular life forms. By the end of 500 million years ago, invertebrates were formed. तो 500 million years ago क्या हुआ? Invertebrates पैदा होने लग गए. ठीक है? Jawless fish probably evolved around 350 jawless fish. Seaweeds, few plants existing probably 320 million years ago. 320 million years ago क्या आने लग गए थे? Seaweeds. ठीक है, 350 में क्या हुआ? Jawless fish. 500 में क्या हुआ? Single celled. Invertebrates. 500 में हो गया था invertebrates. तो ये सारी चीजें हैं. ठीक है. Fish with stout and strong fins could move on land, go back to water. This was about 350 million years ago. In 1983, a fish caught in South Africa happened to be South Africa में एक मछली पाई गई सिलाकैंथ नाम की, सुइलाकैंथ कुछ भी बोल सकते तुम इसे, बस स्पेलिंग याद रखो, जो एक्सटिंक्ट मानी जा रही थी. ठीक है. दिस एनिमल कॉल्ड लोब फिश इवॉल्व्ड इनटू फर्स्ट एम्फीबियंस. लोब फिश कहते थे उसे. लोब फिश फर्स्ट एम्फीबियन बन गए थे. ओके. अब ये डायग्राम्स है, इन डायग्राम्स को मैं पॉज कर रहा हूं तुम्हारे लिए, जल्दी से इसे देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. क्या याद रखना है? पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक, 3 चीजें हैं. अब तुमसे पूछ सकते हैं पैलियोजोइक में क्या 3 थे, तो कार्बोनिफेरस, डेवोनियन, सिलुविरियन. ठीक है. मीसोजोइक में कौन से थे? तो ये थे. पर्मियन भी था पैलोजोइक में, और इसमें ये 2 थे. ये चीजें तुम्हें याद रखनी है, ये सीक्वेंस याद रखनी है. क्लोरोफाइटी, ट्रैकियोफाइटी, राइनिया टाइप, सिलोफाइटॉन. ठीक है. इस वाले डायग्राम की बात करें तो यहां हो सकता है तुमसे पूछा जाए डायनासोर्स कब एक्सटिंक्ट हुए? टर्शियरी के आसपास. ठीक है. दैट्स इट. थोड़ा तुम हो सकता है अगर इसे याद रख सको तो रख लेना, नहीं रख पाओगे तो इसे इग्नोर कर सकते हो. फर्स्ट एम्फीबियंस लिव्ड बोथ ऑन लैंड एंड वाटर. ठीक है. बस ये लास्ट चीज है, ये लास्ट है. इसके बाद क्लास खत्म कर देंगे, डोंट वरी. एंड इसके बाद लास्ट में ह्यूमन एवोल्यूशन बचेगा. सिर्फ ह्यूमन एवोल्यूशन तुम्हें अलग क्लास में पढ़ाया जाएगा. ठीक है. फर्स्ट एम्फीबियंस दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, देयर आर नो स्पेसिमेंस ऑफ दीज लेफ्ट विद अस. कोई स्पेसिमेन बचा ही नहीं इनका. However, these were the ancestor of modern day frogs and salamanders. Amphibians evolved into reptiles. They lack thick shelled eggs which do not dry up in the sun. They lay. या reptiles के shells बहुत thick होते हैं, वो dry up नहीं होते. ये बात याद रखना तुम. ठीक है. वो shells dry up नहीं होते हैं. Again, we only see their modern day descendants: turtles, tortoise, and crocodiles. In the next 200 million years or so, reptiles of different shapes, sizes dominated the earth. Giant ferns, pteridophytes, were present, but they fell to form coal deposits today. Majority of coal deposits fern की वजह से. ठीक है. Some of these land reptiles went back into water to evolve into fish-like reptiles, probably 200 million years ago. Ichthyosaurus. इसको ऐसे याद रखो. इच मतलब खुजली. इसको इतनी खुजली मची कि ये जमीन में नहीं रहना चाहता. इच्थियोथॉरस. इसने सोचा ना भाई 200 मिलियन ईयर्स हो गए, मैं जमीन में नहीं रहूंगा. बड़ी मुश्किल से लोग जमीन में आए पानी से. इसने सोचा इच्थियोथॉरस, मुझे बड़ी खुजली मची है, इच मची है कि मुझे वापस पानी में जाना है. ये वापस पानी में चला गया. ठीक है. तो यहाँ क्या लाइन लिखी है? सम ऑफ दीज लैंड रेप्टाइल्स went back into water to evolve into fish like reptiles, probably 200 million years ago. Example:
इस्थियोथॉरस। द लैंड रेप्टाइल्स वर ऑफ कोर्स द डायनासोर्स। डायनासोर्स क्या थे? लैंड रेप्टाइल्स थे। तो आज तुम छिपकलियों की जो बेइज्जती करते हो ना, क्या ये छिपकली छीछी, इनके पूर्वज डायनासोर थे, समझ रहे हो? लैंड रेप्टाइल्स डायनासोर थे। द बिगेस्ट ऑफ देम Tyrannosaurus rex was about 200 feet in height, had huge fearsome dragon-like teeth। या Tyrannosaurus के बारे में तो हर कोई जानता है। About 65 million years ago, dinosaurs suddenly disappeared। 65 million years ago, dinosaurs suddenly मर गए। अब लोग कहते हैं एस्ट्रॉइड आया सबको तबाह कर दिया, लेकिन डायनासोर मर गए, सडनली मर गए। Some say climatic changes killed them, some say most of them evolved into birds, truth may live in between। ठीक है। Small size reptiles of that era still exist today. First mammals were like shrews. Fossils are small sized. Mammals were viviparous, protected their unborn young inside mother's body. Mammals were more intelligent in sensing and avoiding danger at least. Mammals थोड़े से ज़्यादा intelligent थे, ये बात याद रखना। When reptiles came down, mammals took over. Mammals थोड़े ज़्यादा evolved थे, थोड़े ज़्यादा sensitive थे, थोड़े ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। वो अपने यंग बॉन्ड्स की अच्छे से देखभाल करते थे। मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हें पता है, बॉडी हेयर्स, मेमोरी ग्लैंड्स, बच्चों को यंग वन की देखभाल करना, अंडे नहीं देते थे, विविपेरस थे। ठीक है। तो जब रेप्टाइल्स गिरे तो मैमल्स का एरा चालू हो गया। देयर वर इन साउथ अमेरिकन मैमल्स रिजेंबलिंग हॉर्स, हिप्पोकैम्पस, बियर, रैबिट एटसेट्रा। साउथ अमेरिका में मैमल्स थे जो हिप्पोपोटेमस और बियर, रैबिट इन सब की तरह दिखते थे। ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, when South America joined North America, these animals were overridden by North American fauna। जब साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से जाके टकरा गया तो यहाँ पे ये जो जानवर थे ये जिंदा नहीं रह पाए, ये इन्होंने बोला। ठीक है। लेस्ट वी फॉरगेट, हम फॉरगेट ना कर दें, some mammals live wholly in water। कुछ मैमल्स बिल्कुल पानी के अंदर ही रहते हैं, कंप्लीटली पानी के अंदर रहते हैं। वेल्स, डॉल्फिन, सील, सी काउस सम एग्जाम्पल्स। ठीक है। अब आ गए हम एवोल्यूशन ऑफ मैन में, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप ये क्लास तुम्हें अच्छी लगी होगी। जल्द से जल्द यार पूरा 1 घंटे के अंदर एवोल्यूशन जैसा भारी भरकम चैप्टर खत्म कराए। मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसके नोट्स वगैरह तुम्हें मिल जाएंगे, डोंट वरी। और बाकी तो मैं तुम्हें करा ही रहा हूँ। ठीक है। आई होप दिस वीडियो हेल्प। थैंक यू गाइस।